हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम न्यायिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसका फिर उसका उद्देश्य क्या थे ये पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या क्या विकास हुआ ये पढ़ेंगे, फिर इसकी विशेषताएं क्या थी। इसमें विशेषताएं में दो टाइप का था, एक कानून का शासन के विरुद्ध या उसके साथ में देखेंगे, और फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, कानून के समक्ष या उसके समानता का। तो हम देखते हैं पृष्ठभूमि। भारत में भू संपत्ति एवं राजस्व प्राप्ति के हितों को परिचालित होकर ब्रिटिश ने न्यायिक प्रणाली की स्थापना की। भारत में क्या हो, भू संपत्ति और राजस्व प्राप्ति के हितों को परिचालित होकर ब्रिटिश ने क्या किया, वो न्यायिक प्रणाली का स्थापना किया। ठीक है, वस्तुतः वॉरेन हास्टिंग के काल में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना भारत में हुई। अब इसमें क्या हुआ विकास, इसमें क्या क्या हुआ कि वॉरेन हास्टिंग के समय प्रत्येक जिले में एक दीवानी एवं फौजदारी अदालत स्थापित की गई। इसमें वॉरेन हास्टिंग के काल में क्या हुआ कि मतलब प्रत्येक जिले में एक दीवानी व फौजदारी अदालत स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ न्याय का कार्य जिले के प्रमुख को सौंपा गया। न्याय का कार्य किसको सौंपा गया, जिले के प्रमुख को सौंपा गया। दीवानी अदालत में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून एवं मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। इसमें क्या था, दीवानी अदालत में क्या होता था, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। मतलब क्या किया कि दोनों धर्मों को अलग अलग कानून में बांट दिया, उसके तहत उसको कार्रवाई होता था। नेक्स्ट, अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कब, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुई। ठीक है, और इसका जो स्थापना का जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी, एलिजा एम्पे। मतलब एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बना गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता के रहने वाले सभी अंग्रेज एवं भारतीय आते थे। ठीक है, ये दोनों पक्ष को सहमत होते थे। कलकत्ता के बाहर के मुकदमों की सुनवाई भी की जा सकती थी इसमें। और यहाँ क्या है, ब्रिटिश कानून लागू होते थे। ये कौन सा, मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। उसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे वहाँ का मुख्य न्यायाधीश था। और ये क्या, कलकत्ता के क्षेत्र में और कलकत्ता के क्षेत्र के बाहर के भी लोगों के मतलब मुकदमे को सुनवाई होता था। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत एवं न्याय प्रशासन अलग कर दिया गया। जिला अधिकारी से न्यायिक शक्तियां लेकर उसे केवल राजस्व संबंधित मामलों पर का अधिकार दिया गया। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय फौजदारी मामलों में न्याय निर्णय हेतु पश्चिमी अवधारणा को लागू किया गया, जिसके तहत हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना के आधार पर किया गया, अस्त्र शस्त्र के आधार पर नहीं। इस तरह मृतक के अभिभावक की इच्छा से अपराधी को क्षमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विधि को सर्वोच्चता स्थापित हुई। इसमें क्या हुआ, कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ कि मतलब जो न्याय का व्यवस्था था, ठीक है, वो पश्चिमी जो यूरोपीय था उनके ही आधार पर लागू हुआ इंडिया में, भारत में। जिसके तहत क्या हुआ कि हत्या का कोई मामला है तो उसको उससे पहले क्या प्रावधान था उसमें कि अगर जो जिसको अगर हत्या किया गया उसके अगर गार्जियन अगर उसको क्षमा कर देते तो उसका क्षमा हो जाता था। लेकिन इस चीज़ को क्या कर दिया गया, इस चीज़ को बैन कर दिया गया, इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों में विलियम जोन्स का सहयोग मिला था। कॉर्नवालिस को किसको मिला था, विलियम जोन्स का सहयोग मिला था। नेक्स्ट, विलियम बेंट के समय हुए न्यायिक सुधारों में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी क्रम में बेंट ने दंड की कठोर को समाप्त किया और अपराधियों को कोड़े लगवाने की परंपरा समाप्त की। वस्तुतः उपयोगितावादी विचार पेन्नेम के इस विचार से सहमत था। ठीक है, अपराधी को सजा सुधारने के लिए दी जानी चाहिए और बदला लेने के लिए नहीं। इसमें क्या है कि मतलब जो विलियम बेंटिंग के समय क्या हुआ, बहुत सारा न्यायिक मतलब सुधार हुए हैं। जिसमें पहले क्या था कि कोड़े पड़ते थे या कोड़े लगाने पड़ते थे, या कोड़े जो गलती किया उसके ऊपर कोड़े लगाए जाते थे। ये चीज़ को ख़त्म किया
और इस चीज़ को क्या किया गया कि मतलब इस चीज़ को ऐसा देखा जाने लगा कि मतलब अगर कोई अपराधी है तो उसको सदा सुधारने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, न कि उसको बदला लेने के लिए। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके न्यायिक व्यवस्था को सुधारा गया। नेक्स्ट, बेंटिक ने लोगों का आवागमन की सुविधा को देखते हुए इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना की। बेंटिक ने क्या किया कि मतलब लोगों की सुविधा को देखने के लिए, अब क्या होगा, मान लीजिए कोलकाता में अगर सुप्रीम कोर्ट बना तो अब इलाहाबाद से लोग कोलकाता तो जाएंगे नहीं, इसलिए क्या किया बेंटिक ने कि इलाहाबाद में भी एक दीवानी एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना की। ठीक है, बेंटिक ने न्यायालयों में स्थानीय भाषा का प्रयोग की अनुमति दी और मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने कानून की संहिताकरण किया और इस क्रम में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। ठीक है, बेंटिक ने क्या किया, किसके हेल्प लिया, मैकाले का हेल्प लिया। उसका एक विधि था, वो एक विधि आयोग का गठन किया। ठीक है, उसको क्या कहा गया, कानून का संहिता कहा गया, और इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बना, जिसके तहत पुरानी सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और फिर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1861 में क्या हुआ, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बना। इसमें क्या हुआ कि जितना भी पुराने मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जो भी छोटे छोटे अदालत थी, सबको समाप्त कर दिया गया और फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किसके अधिनियम के तहत हुआ ये, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, इसका हम क्या देखें, विशेषताएं। अब कानून का शासन, इसमें क्या, कानून के शासन का तात्पर्य क्या है कि शासन एवं प्रशासन की संचालन किसी व्यक्ति या शासक की इच्छा से संचालित न होकर विधि से संचालित होगा। कानून का शासन में क्या है कि मतलब इसका कानून के शासन का क्या अर्थ हुआ कि मतलब कोई भी आदमी के या व्यक्ति या शासक के द्वारा उसको संचालित नहीं किया जाएगा, जबकि ये किसी एक विधि या कानून बना दिया जाएगा, उसके तहत में ये चीज को मतलब संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, कानून के शासन के अंतर्गत प्रजा के अधिकारों की व्याख्या होती है और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी होती है। किंतु भारत में व्यवहारिक रूप से कानून का शासन नहीं था, क्योंकि कानून का निर्माण भारतीय जनता द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा हो रहा था और अंग्रेजों की इच्छा ही कानून थी, और इस तरह से कानून का शासन औपनिवेशिक स्वरूप लिए हुए था। इसमें क्या था कि मतलब ये लोग तो चाह रहे थे कि मतलब एज ए कानून, मतलब विधि के द्वारा कानून का व्यवस्था किया जाए या सुरक्षा की गारंटी दी जाए, लेकिन क्या हुआ कि भारत में जो भी कानून बना रहे थे वो सब क्या थे, ब्रिटिश थे। वो अपने अधिकारों को, अपने हितों की रक्षा करने के लिए और अपने अधिकारों को पालन करने के लिए वो चीज़ जो भी वो कानून बना रहे थे। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि मतलब कानून का जो भी शासन था ये क्या था, औपनिवेशिक स्वरूप लिए हुए था। मतलब ये औपनिवेशिक स्वरूप ही था, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना कानून बना रहे थे। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता। इसका तात्पर्य क्या है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, किंतु व्यवहारिक रूप से अवधारणा भी लागू नहीं थी, क्योंकि यूरोपियों के अलग से अदालत मौजूद थी। इतना ही नहीं, न्यायिक प्रणाली में रंग भेदभाव मौजूद था। रिपन के काल में आया इल्वर्ट बिल के तहत क्या हुआ कि भारतीयों को भी यूरोपियों पर मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया। इल्वर्ट बिल वापस ले लिया गया, जो कि न्यायिक व्यवस्था में रंगभेद को सूचित करता है, और यह न्यायिक प्रणाली एक दृष्टि से भी भेदभावपूर्ण थी, और यह मगही विलंबकारी एवं सामान्य जन तक पहुंच से दूर थी। इसमें क्या हुआ कि मतलब इस कानून में क्या था कि मतलब सभी लोग को जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या था कि अंग्रेजों के लिए अलग ही मतलब अदालत था। जो अंग्रेजों के लिए जब अलग ही अदालत था तो इसमें तो ऑटोमेटिक है कि मतलब भेदभाव हो गया और जाति, धर्म या नस्ल के आधार पे। अब लेकिन क्या हुआ कि जब रिपन के काल में क्या हुआ कि इल्वर्ट बिल पास हुआ। इल्वर्ट बिल में ये था कि मतलब अब भारतीय लोग भी क्या करेंगे, यूरोपियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो इसका क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। अब इसका जब विरोध होने लगा तो क्या हुआ, इल्वर्ट बिल को वापस ले लिया गया, क्योंकि यूरोपीय लोग नहीं चाहते थे कि मतलब भारतीय लोग क्या करें, यूरोप के ऊपर कोई आरोप लगा कि यूरोपीय व्यक्ति को मतलब सजा सुनाया।
इसलिए क्या हुआ, इसको वापस ले लिया गया। अब इसको वापस ले लिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ कि ऑटोमेटिक एक भेदभाव पूर्ण व्यवस्था हो गई इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है एक आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसका कथन सत्य नहीं, इसको देखेंगे। भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली के तहत कानून शासन लागू किया गया। तो ये क्या हुआ, ये सही है, ये सही नहीं है। इस प्रणाली ने विधि के समझ समानता का पहल शामिल था, इसमें ये सही सही लिखा हुआ, सही टिक मारा हुआ है। नेक्स्ट, ब्रिटिश न्याय प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं, कानून का शासन लागू था, तो ये असत्य है। दूसरा क्या है, विधि के समझ समानता नहीं थी, तो ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। मतलब ब्रिटिश लोग का सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, मतलब भारत में सामाजिक या सांस्कृतिक क्या क्या उन्होंने नीतियाँ बनाई, या क्या क्या कुछ मतलब कोई भी हम लोग का जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसको ख़त्म किया, ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसका पृष्ठभूमि पहले देखेंगे, फिर उसमें विभिन्न चरण देखेंगे, और फिर इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख समाज एवं सुधार कानून एवं इसके क्या क्या प्रभाव हुए हैं वो पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, विभिन्न चरण में क्या पढ़ेंगे। सबसे प्रथम चरण क्या है आपका, प्रथम चरण देखेंगे। प्रथम चरण में क्या है, 1757 से 1813 के बीच का है। दूसरा क्या है, 1813 से 1858 है। और तीसरा चरण में क्या है आपका, 1858 से 1885 है। और चतुर्थ चरण में क्या है आपका, 1885 के बाद है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में हस्तक्षेप। नेक्स्ट, अब इसका पृष्ठभूमि देखेंगे। राज्य विस्तार एवं आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश से भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः औपनिवेशिक आवश्यकता अनुसार समय समय पर ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन भी आया, जहां आरंभिक समय में भारत में सामाजिक संस्कृतियां क्षेत्र हस्तक्षेप नीति अपनाई गई। वहीं औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों में लाभ लेने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधार की नीति अपनाई गई। किंतु जब 1853 का विद्रोह हुआ, उसको कारणों में सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप को भी एक कारण माना गया। ब्रिटिश के सामाजिक सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह सामाजिक नीतियों के तहत ब्रिटिश ने सुधारवाद नीति को अपनाई और उसका लक्ष्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। मतलब इसमें क्या है कि मतलब जो भी मतलब ब्रिटिश लोग अपना नीतियाँ बनाई, आर्थिक नीतियाँ हो गई, प्रशासनिक नीतियाँ हो गई, फिर सांस्कृतिक नीतियाँ बनाई, वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने फायदे के लिए बनाया। अब इसके विभिन्न चरण देखेंगे। इसमें प्रथम चरण में क्या है आपका, इस दौरान में क्या क्या घटनाएं हुई। इस दौरान ब्रिटिश ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि समाज में हस्तक्षेप से जन आक्रोश का सामना करना पड़ता, जो नव स्थापित कंपनी के शासन के हितों के विरुद्ध था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब पहली बार आई, तो वो क्या किया कि मतलब जैसे परंपरा, जो भारत का परंपरा चल रहा था, उसमें कोई भी ये हस्तक्षेप ब्रिटिश लोग नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इसके परंपराओं में जाएंगे तो क्या होगा, ये जो लोग हैं वो आक्रोशित हो जाएंगे, वो हम लोग के विरोध हो जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया कंपनी स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा एवं साहित्य का श्रेष्ठ मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन प्रमुख थे। ठीक है, इस दौरान भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। इसका कारण यह था कि भारतीय समाज संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया जाए, और जिसके माध्यम से भारतीय शासन को पकड़ बनाई जाए। इस काल में क्या हुआ कि मतलब जोनाथन डंकन ने क्या किया कि मतलब जो भी हम लोग का संस्कृत में ग्रंथ थे, उसको क्या किया, वो अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, और ये क्या किया कि मतलब जो भी हम लोग का भाषा संस्कृत का वेद था, ग्रंथ थे, उसको पढ़ने की कोशिश किए, ताकि क्या हो, भारतीय शासन में कैसे पकड़ बनाई जा सके। इस चीज़ को देखने के लिए उन लोगों ने पहले हम लोग का जो भी ग्रंथ था या क्या मतलब परंपरा था, वो सब चीज़ को गहरा अध्ययन किया। तो जोनाथन डंकन ने क्या किया, वो मतलब भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय चरण, इसमें क्या है आपका द्वितीय चरण। इसमें क्या, हस्तक्षेप का कारण।
अब अंग्रेजों ने जब हस्तक्षेप करने लगा तो उसके क्या क्या कारण थे। 19वीं सदी में ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी, ठीक है, जिसके प्रतिपादक बेनन एवं मिले थे। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती है, ठीक है। इसके अनुसार अधिनियम लोगों को अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई, ठीक है, बनाई जाए और कानून के माध्यम से सुधार की लागू किया जाए। इस विचारधारा से प्रेरित होकर भारत पर समाज सुधार कानून बनाए, ठीक है। वस्तुतः इस माध्यम से ब्रिटिश की भारतीय हितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित देने का प्रयास किया गया। इसमें क्या हुआ कि मतलब 19वीं सदी में मतलब उन्होंने क्या किया कि यह विचारधाराओं पर बल दिया। इसके अनुसार अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि मतलब इसमें जो मैक्सिमम कैटेगरी के लोग थे उसको ध्यान में रख करके नीतियां बनाई गई। इसके माध्यम से जो भी कानून में बदलाव हो सकते थे, वो सुधार हो सकते थे, उसको लागू किया गया। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, ठीक है, जहां वस्तुओं की बिक्री आसानी से किया जा सके। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त बाजार की नीति अपनाई और भारत के परंपरागत समाज में परिवर्तन लाकर एक खरीदार वर्ग का निर्माण करने की नीति बनाए। इसमें क्या हुआ कि जो औद्योगिक क्रांति चल रहा था, जब मतलब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि उसके फलस्वरूप में उसका जो ब्रिटेन का जो फिनिश गुड था, जो प्रोडक्ट था उसको मार्केट में बिकना चाहिए। जब मार्केट में बिकना चाहिए तो ब्रिटेन को क्या चाहिए, एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। तो वो भारत से अच्छा कोई बड़े बाजार हो नहीं सकता था। इसलिए क्या किया कि उन्होंने अपने अनुसार नीति बनाया और उसी को नीति का उपयोग करके उन्होंने क्या हुआ कि मतलब भारत में उस चीज को, जो भी वस्तुएं बनाता था उसको भारत में ही बेचने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग का जो पारंपरिक हम लोग का जो उद्योग थे, जो भी मतलब हम लोग का शिल्पकार थे, जो देसी टाइप का उद्योग था, वो सब क्या हुआ, वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट, पाश्चात्य सभ्यता का श्रेष्ठ बताकर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि आचार विचार एवं रुचि में एक पक्का अंग्रेज भारत में तैयार कर सके। साथ ही एक सस्ते कलर की प्राप्ति की जा सके और यही शिक्षित वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्योचित गहरा सके। अब इसने मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि मतलब जैसे पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ बताकर, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को श्रेष्ठ बताकर क्या किया कि मतलब भारत में ही ऐसे लोगों को कुछ लोगों को क्या करें कि मतलब उसको ऐसा मतलब बनाए ताकि वो क्या करें कि इंग्लिश पढ़कर खुद को अंग्रेज समझने लगे, ठीक है। यही नीति का अपनाया गया, किसके द्वारा, मतलब ब्रिटिश के द्वारा। तो भारतीयों को मतलब थोड़ा सा मतलब वेस्टर्न कल्चर में ढालने की कोशिश किया गया। नेक्स्ट, श्वेत नस्ल के भार के सिद्धांत। इसके तहत क्या था कि भारतीयों को सभ्य बनाने का औचित्य सिद्ध किया जा सके, इसलिए क्या है, समाज सुधार की नीति लागू की गई। अमेरिकी उपनिवेश हाथ से निकलने पर ब्रिटिश ने उससे सीख लेकर ब्रिटिश ने यह नीति बनाई कि यदि भारतीयों को हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी उसी तरह चला जाएगा, ठीक है। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों को हृदय जीतने का प्रयास किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब श्वेत नस्ल के भार के सिद्धांत, इसमें क्या था कि मतलब एक तरफ क्या हुआ कि अमेरिका उस समय क्या था, क्रांति में था। तो अमेरिका का उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से निकल गया, मतलब उस समय अमेरिका क्या हुआ, आज़ाद हो गया। तो अमेरिका उस समय आज़ाद हुआ, तो इसलिए उससे शिक्षा लेकर के, उससे सीख लेकर के अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब भारत को क्या करें, जो हम लोग का जो भारत को क्या करें, उस कुछ सुधार करें, जो भी कुरीतियां हैं उस चीज़ को हम खत्म करें इंडिया में। इसलिए क्या किया कि भारत में कुछ कुछ नियम और कुछ कुछ समाज सुधार कर माध्यम से के नियम लागू किए। उसके माध्यम से क्या सोचा कि बिना मतलब भारतीयों के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, मतलब भारत पे अब हम लोग शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भारतीयों को क्या किया, उन्होंने हृदय जीतने के लिए क्या किया, उन्होंने समाज सुधार के नियम बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपनी के अधिकारी यह समझ रहे थे कि यदि भारत में कंपनी का शासन कोई अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो लंदन में उनके अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति में कठिनाई आएगी। अतः बेन्नेम के विचारों के प्रबल समर्थक बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इसी क्रम में बेंटिक ने अनेक सामाजिक सुधार किए, ठीक है। अब क्या था कि मतलब
जो कंपनी था, कंपनी को क्या मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में या प्रत्येक साल में उनको क्या करना पड़ता था, जो अमेरिकी जो ब्रिटिश सरकार था उससे क्या परमिट लेना पड़ता था। जब उसे परमिट लेना पड़ता था तो उसमें क्या था कि मतलब जब भारत में कुछ अगर सुधार नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उनको परमिट नहीं मिलेगा जो ब्रिटिश सरकार से। इसलिए क्या किया कि उन्होंने क्या किया, बेंटी को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा और इसी क्रम में क्या हुआ, कुछ सामाजिक सुधार किए। नेक्स्ट, बेंटी के सामाजिक सुधार, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया और भारतीय हित को ध्यान में रखकर न्याय प्रणाली में सुधार किया, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ, दंड को स्वरूप मानवीय बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब भारत को आधुनिक शिक्षा की प्रणाली लागू किया, किसने किया, बेंटिक ने किया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका नेक्स्ट, विधि का संहिताकरण कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, इलाहाबाद में नई अदालतें बनाई और अदालतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग की बात की। इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद में क्या नया अदालत बना, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, सती प्रथा निरोधक कानून बना। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। नेक्स्ट, अपने कार्यों को इन संदर्भ में बेंटिक ने बेनियम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम मात्र का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो तुम्हारा है, सरकार चलेगी तो तुम्हारे ही नीतियों पर। इस तरह बेंटिक उपयोगितावादी विचारधारा के माध्यम से भारत में जो सुधार लागू करता है उसका उद्देश्य अंततः औपनिवेशिक हित ही है। बेंटिक ने क्या किया, बेंटिक ने सबसे पहले क्या किया, एक सती प्रथा जो कानून था उसको, और जो सती प्रथा निरोधक कानून बनाया। फिर दूसरा, प्रेस की क्या किया, स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता पर बल दिया गया। फिर क्या है, इलाहाबाद में एक नया अदालत बना था, उसका स्थानीय भाषा में प्रयोग करने की इजाज़त दे दी। फिर नेक्स्ट क्या है, विधि का संहिताकरण किया। फिर आपको भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणाली लागू किया। तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए, बेंटिक के द्वारा किए गए। नेक्स्ट, तृतीय चरण कहाँ से कहाँ तक है आपका, 1858 से 1885 के बीच में। अब क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के पश्चात कारणों की समीक्षा के क्रम में यह माना गया कि ब्रिटिश ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। फलतः भारतीयों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अब ब्रिटिश ने भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह ब्रिटिश ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित होकर मानवीय मूर्वोटे को भी उतार दिया। तृतीय चरण में क्या हुआ कि जब 1857 में एक स्वतंत्रता के क्रांति का एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के पश्चात जब उन्होंने एनालिसिस किया, मतलब ब्रिटिश ने, तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि भारत का जो परंपरा था, जो ट्रेडिशन था, उसमें उन लोगों ने क्या किया, उसमें सुधार करने की कोशिश की, उसके सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने इसके फलस्वरूप भारतीयों ने क्या किया कि विद्रोह किया। तो इसलिए उन्होंने क्या इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि अब भारत के परंपरा या फिर ट्रेडिशन को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया डायरेक्ट, तो कोई भी कानून लागू नहीं किया। नेक्स्ट, चतुर्थ चरण देखेंगे। इसमें क्या, कांग्रेस के स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रम बढ़ा, अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों भी राष्ट्रवादियों के दबाव से चालित होने लगी, क्योंकि अब राष्ट्रवाद के दबाव से ब्रिटिश को हस्तक्षेप करना पड़ रहा था। अतः अब उन्हें भारतीय जनता का आक्रोश का भय नहीं था। क्या हुआ कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, एओ ओक्टावियम के द्वारा हुआ। तो कब हुआ, 1885 में हुआ, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे वो पार्टी का ही, मतलब जब पार्टी बना नया तो उस पार्टी का ही सुनने लगे। उन्होंने क्या था कि उनको अब भारतीय लोगों का, जनता का भय नहीं था, क्योंकि जो भी बात करेंगे सीधे हम जो भी बात करेंगे सीधे हम मतलब कांग्रेस से बात करेंगे या उसके नेताओं से बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, प्रमुख समाज सुधार कानून। इसमें क्या, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निरोधक कानून पारित किया। यह 1829 के बंगाल की क्रांति के धारा 17 के अंतर्गत बनाया गया। इसके सर्वप्रथम बंगाल में तथा तत्पश्चात बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। क्या हुआ, 1829 में किसने मतलब सती प्रथा को समाप्त किया, तो 1829 में किसने, विलियम बेंटिक ने।
समाप्त किया। ठीक है, कौन सा मतलब बंगाल की क्रांति कौन सा था, ये कौन सा धारा के, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1833 में क्या अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, जिसके 1843 में गवर्नर जनरल एलन बेरूर ने लागू किया, अर्थात 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति हुई। तो 1843 में क्या हुआ, भारत में दास प्रथा की समाप्ति हुई। 21 अधिनियम के तहत बनाया गया, 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया। ठीक है, किसने उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल कौन थे, एलन बेरूर थे। नेक्स्ट 1850 में धार्मिक आयोगता अधिनियम के तहत लेक्स लॉकी एक्ट अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अतः यह अधिनियम ईसाईकरण को प्रोत्साहित कर रहा था। इसमें क्या था कि 1885 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम में क्या था कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अपने इच्छा से दूसरा धर्म अगर अपना लेता है तो उसमें क्या है कि उसका जो पैतृक संपत्ति है उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह कानून पारित किया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो क्या करते, ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे थे, भारत में ईसाईकरण का विस्तार कर रहे, ईसाई धर्म का विस्तार कर रहे थे, इसलिए ये कानून को पारित किया गया। नेक्स्ट 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना यह सती प्रथा निरोधक कानून का तार्किक परिणाम था। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून होने से सती होना अपराध घोषित किया गया। ठीक है, अतः समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। दूसरी तरफ इन्हें समाज में सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। इस तरह महिलाओं की स्थिति सती प्रथा निरोधक कानून के बाद और भी दयनीय हो गई और सती प्रथा को अमानवीय थी, किंतु सती न होने के पश्चात विधवा का जीवन और भी अमानवीय हो गया। तो इसमें क्या था कि जब सती प्रथा निरोधक कानून जब पारित हुआ तो अब क्या था सती प्रथा में कि मतलब अगर किसी का अगर पति का डेथ हो जाता तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी मतलब जला दिया जाता था। तो अब जब मतलब ये कानून जब बैन हो गया, मतलब ये अब ही जलाने की परंपरा खत्म हो गई, तो क्या हुआ कि जो समाज में है विधवाओं की मतलब जनसंख्या बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा तो अब एक तरफ तो समाज उसको मतलब हे नज़र से देखता था, तो दूसरी तरफ क्या था कि जनसंख्या भी बढ़ने लगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि मतलब एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? ये 1856 में लागू किया गया। चूंकि समाज में विधवा पुनर्निर्माण की मान्यता नहीं थी, अतः विधवाओं को अधिकार के स्पष्ट नहीं थे। ऐसे में सती प्रथा की समाप्ति से विधवाओं की स्थिति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था उससे दूर करने के लिए विधवा पुनः विवाह अधिनियम लागू बनाना जरूरी था, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना। और इस दृष्टि से यह अधिनियम सती प्रथा के निरोधक कानून अर्थात राजा राम मोहन राय के प्रयासों का तार्किक परिणाम है। 1891 में बहराम जी माखरी के प्रयासों से न्यूनतम आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। अब विवाह हेतु बालिका की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 12 वर्ष कृत कर दी गई। पहले क्या थी? पहले 10 वर्ष थी। इस अधिनियम का तिलक ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अपने समाज में स्वयं सुधार कर सकते हैं और ब्रिटिश को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट 1930 में हर विलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत क्या था कि जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह का अवैध घोषित कर दिया गया। 1930 में ये पारित हुआ। कौन सा? शारदा अधिनियम। इसमें क्या था कि 14 वर्ष से नीचे की कन्या का विवाह ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि 1891 में बहराम जी माखरी के प्रयासों से क्या हुआ कि न्यूनतम आयु अधिनियम लागू किया। इसके तहत क्या था कि 12 वर्ष से कम की आप शादी नहीं करा सकते हैं, कन्या की या बालिका की आप शादी नहीं करा सकते। पहले क्या थी? पहले 10 वर्ष थी। नेक्स्ट क्या है? 1891 में न्यूनतम आयु अधिनियम के अंतर्गत बालिका का उम्र 12 वर्ष करने का तिलक ने विरोध किया। ठीक है, कारण क्या था? तिलक बाल विवाह के समर्थक थे। तो तिलक क्या था? बाल विवाह के समर्थक नहीं थे। उनका क्या कहना था कि मतलब ये सब जो भी सुधार है वो अपने स्वयं करेंगे, मतलब स्वयं भारतीय जानता है इसका सुधार करना। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, समाज सुधार नीति का परिणाम। अब इसका परिणाम क्या हुआ, सकारात्मक पहले देखेंगे। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मानवाधिकार जैसे मूल्य समाज में प्रसारित हुए। दूसरा क्या हुआ कि आपका महिला मुक्ति का दिशा में उनके कानून बने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा की बात कही गई, फलतः उनमें जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट, ब्रिटिश नीतियों ने एक शिक्षित मध्य वर्ग के उदय को संभव बनाया। इस वर्ग ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, तो साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का समीक्षा प्रस्तुत की, अंग्रेजों के शोषक स्वरूप का उजागर किया। इसमें क्या हुआ कि जो कुछ लोग क्या हुआ कि इस शिक्षित वर्ग के मतलब कुछ जैसे मान लो अंग्रेजी शिक्षा लेने के बाद क्या हुआ कि वो लोग शिक्षित होने के बाद मतलब अच्छा नौकरी मिला, तो वो क्या हुआ एक मध्यम वर्ग में आ गए। वो मध्यम वर्ग में आ गए तो क्या किया कि वो उन्होंने धीरे धीरे अपने जो समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया और धीरे धीरे जो भी मतलब ब्रिटिश लोग औपनिवेशिक या शोषण करे तो उस चीज़ का विरोध भी करने का प्रयास किए। नेक्स्ट, नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक परिणाम क्या हुआ ये देखेंगे। ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा नीति से क्या हुआ कि आम भारतीय अशिक्षित रह गया, फलतः भारतीय वर्गों में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना का प्रसार हुआ, तो साथ ही शिक्षा में वैज्ञानिक तकनीक शिक्षा का विकास नहीं किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब इसमें क्या हुआ कि जो क्या था कि मतलब दो धारणाएं थी। दो धारणाएं क्या थी, एक तो ब्रिटिश शिक्षा लेना है या फिर मतलब जो पारंपरिक शिक्षा है उसी को ग्रहण करना है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो भी पुराने लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब ब्रिटिश शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया। अब क्या था कि जो ग्रहण कर लिया वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और जो ग्रहण नहीं किया वो अपने आप को वो उनको मतलब लोग हीन भावना से देखने लगे थे। तो इसलिए क्या हुआ, भाषाई के आधार पे क्या हुआ कि मतलब भारत में क्या हुआ, भाषाई के आधार पे भेदभाव होने लगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। ठीक है, भारत का आधुनिकीकरण करना इनका उद्देश्य नहीं था। ब्रिटिश क्या था, सामाजिक जो भी नीतियां था औपनिवेशिक हितों से परिचालित था। ठीक है, वो अपने लाभ के लिए ये नीति बना रहे थे। भारत में आधुनिकीकरण करना ये उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सुधार वहीं तक किए जो ब्रिटिश हितों के पूर्ति में सहायक हो। हाँ जरूर कि इन नीतियों ने अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून बनाए और एक शिक्षित मध्य वर्ग के सामने आया जो भारतीयों को हो रहे शोषण का पहचान सका और इस शोषण के विरुद्ध लोगों को एकजुट कर नेतृत्व प्रदान किया। इसमें क्या हुआ था कि मतलब ब्रिटिश लोग जो भी नीति बना रहे थे अपने हित के लिए अपने औपनिवेशिक हित के लिए बना रहे थे। अब इसमें हम लोग का क्या फायदा हुआ कि मतलब एक मध्यम वर्ग के लोग आ गए हैं पढ़ करके शिक्षित होकर के, तो उन्होंने उस चीज़ को समझा कि मतलब हम लोग के ये अच्छे काम मतलब ब्रिटिश लोग हैं वो हम लोग का शोषण कर रहे हैं, तो शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब सब में राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया और धीरे धीरे एकजुट होकर के मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। तो ये हो गया आपका ये नकारात्मक, ये सब क्या था, नकारात्मक परिणाम हो गए। नेक्स्ट आपका ये एक समरी है। इसमें क्या है कि आपका ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ। अब आर्थिक नीतियाँ में क्या था, वर्ष 1757 से 1813 के बीच में था। इसमें राजनीतिक नीति क्या था कि घेरे की नीति हो गया। आर्थिक नीति क्या था, कंपनी का एक अधिकार था इसमें। और हस्तक्षेप क्या हुआ कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। नेक्स्ट जो चरण था क्या था, 1813 से 1858 था। इसमें क्या था, विलय विस्तार की नीति आई और इसके क्या था, इसमें मुक्त व्यापार की नीति आया, जिसमें आर्थिक हस्तक्षेप की नीति आया। ये क्या था, सक्रिय हस्तक्षेप, इसमें मतलब सामाजिक इसमें हस्तक्षेप किए अंग्रेजों लोग। नेक्स्ट क्या आपका 1858 के बाद, अब इसके बाद क्या हुआ, विलय विस्तार की नीति का त्याग, मतलब विलय विस्तार की नीति को त्याग दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि आपका कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। मतलब अब क्या हुआ, जो कंपनी था वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, निष्क्रिय दृष्टिकोण। इसमें मतलब क्या किया कि मतलब अंग्रेजों ने बहुत सारे धीरे धीरे जहाँ भी सुधार कर सकते थे उन्होंने सुधार किया ताकि मतलब भारतीयों का हृदय जीत सके।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।